हेलो बच्चों। तो बच्चों आवेशन की विधि हम पढ़ रहे थे। घर्षण द्वारा आवेशन हमने पढ़ लिया और प्रेरण द्वारा आवेशन भी हमने पढ़ लिया। अब आवेशन की हम अगली विधि पढ़े, तीसरी विधि। उसका नाम क्या है बच्चों? संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है बच्चों। संपर्क को हम स्पर्श भी बोल सकते हैं। स्पर्श करना, कांटेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास चार्जिंग बाय कांटेक्ट। संपर्क द्वारा आवेशन। तो बच्चों नाम से क्लियर है, संपर्क करना। यहां संपर्क होगा दो वस्तुओं में। तो ये जो विधि है हमारे पास वो चालकों के लिए है। इसके लिए बच्चों चालकों के लिए, चालकों के लिए बहुत सिंपल है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई चालक है, ठीक है। ये कोई चालक गोला मेरे पास है, चालक गोला, ठीक है। तो अभी ये अनावेशित है। कैसा गोला है? अनावेशित, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। अब मेरे पास कोई दूसरा है चालक गोला। अब मैं इसको कांटेक्ट में ले आया। देखो बच्चों, ये वाला चालक गोला है, सपोज करो इस पर चार्ज है। कितना चार्ज है? धनावेश है, और इसको मैंने क्या मान लिया? Q, प्लस Q। तो ये वाला जो गोला मेरे पास सपोज करो A चालक गोला, और ये कौन सा है? B। A वाले चालक गोले पर आवेश है, यानी ये आवेशित चालक गोला है, और ये दूसरा वाला B कैसा है? अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम इस चालक गोले को, जो आवेशित चालक गोला है, इसको हम दूसरे चालक गोला जो अनावेशित है उसके संपर्क में लाते हैं, तो आवेश का पुनर्वितरण होता है। क्या होता है बच्चों? आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये जो चार्ज है वो इस पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये पुनर्वितरण कब तक होगा? पुनर्वितरण कब तक होगा? जब तक कि दोनों पदार्थों पर, दोनों चालकों पर, जब तक कि दोनों चालकों पर समान आवेश ना आ जाए। समान आवेश, यहां प्रकृति भी समान है और बच्चों परिमाण भी क्या है? समान है। दोनों चालकों पर समान आवेश न आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित होगा दोनों चालकों पर। तो अब Q के हमें दो भाग करने पड़ेंगे, यानी अब संपर्क के बाद, संपर्क के बाद अब A वाला चालक गोला है उस पर भी चार्ज आ गया, और B वाला चालक गोला है उस पर भी क्या आ गया बच्चों? चार्ज आ गया। तो A चालक गोला, B चालक गोला जो हमने कुछ चालक स्टैंड पे रखे हुए हैं, संपर्क के बाद टोटल आवेश कितना था? Q। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो A पर कितना आ जाएगा? Q/2, और B पर कितना आ जाएगा? Q/2। समझ गए? यानी Q/2 प्लस Q/2 कितना हो गया? Q। जब दोनों आवेश हो, दोनों चालक गोलों पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा तो पुनर्वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रुक जाता है। तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया संपर्क द्वारा आवेशन मतलब क्या होता है, कि जब किसी आवेशित चालक गोले को अनावेशित चालक के पास लेके आया जाता है, लाया जाता है, तो ये अनावेशित वाले चालक गोले पर, या अनावेशित चालक वस्तु, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, मैंने गोला कर लिए, अनावेशित चालक वस्तु पर इसी समान आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, या आवेश पुनर्वितरण हो जाता है। यानी दोनों चालक गोलों पर संपर्क के बाद
बिल्कुल समान आवेश आ जाता है। तो इस पर क्यू था, इस पर कोई आवेश नहीं था, हमने संपर्क कराया, तो अब इसमें आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पुनर्वितरण हुआ। कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर आवेश का वितरण समान न हो जाए। ठीक है, तो Q/2 आ गया, इसमें कितना आ गया? Q/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आवेशन की तीसरी विधि थी, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, संपर्क द्वारा आवेशन। तो ये हमारी आवेशन की तीनों विधियां हम पढ़ चुके हैं। अब आवेश कैसा भी हो सकता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरे पास ए वाली वस्तु, इस पर मान लो है Q1 चार्ज। ठीक है बच्चों, और ये मान लो बी वस्तु है, इस पर चार्ज है -Q2। आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जो ए वाली चालक वस्तु है उस पर कितना चार्ज है? Q1। बी पर कितना चार्ज है? -Q2। जब हमने इसको संपर्क कराया, संपर्क करा दिया, संपर्क का मतलब इनको हमने आपस में कांटेक्ट करा दिया। ठीक है बच्चों, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। ठीक है, तो हमें देखना है कि अब ए और बी पर कितना आएगा संपर्क के बाद, संपर्क के बाद कितना चार्ज आएगा। तो क्या तरीका होता है, आप टोटल आवेश निकाल लो, या निकाल लो कुल चार्ज, कुल आवेश। तो भाई Q1 माइनस Q2, क्योंकि आवेशों का बीज गणितीय योग करते हैं, चिन्ह सहित योग करते हैं। तो बच्चों कुल आवेश कितना आ गया? Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब ए और बी पर बराबर कितना वितरित होगा, इसके हम दो भाग करेंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। यानी ए पर जो चार्ज आएगा कितना? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और बी पर कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ध्यान रखना है, आपको चिन्ह सहित हमें मान रखना है। तो सबसे पहले आप कुल आवेश निकाल लें, और जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं उसके हिसाब से उसका क्या कर दे? बांट दे, वितरित कर दें। तो ये आवेशन की तीनों विधियां हमने पढ़ ली। अब देखिए बच्चों, अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। एक ऐसा यंत्र हमारे पास है, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इक्विपमेंट हमारे पास है जिससे अपन ये मालूम कर सकते हैं कि वास्तव में आवेश की प्रेजेंस है कि नहीं है। आवेश को डिटेक्ट किया जा सकता है, आवेश की उपस्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, क्या नाम है इसका? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या बच्चों इसका नाम? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों आपने नाम सुना होगा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो सारे यंत्र हैं कि टेलीस्कोप है दूर की वस्तु को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप है पास की वस्तु को देखने के लिए। ऐसे हमारे पास एक यंत्र है, एक उपकरण है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? एक उपकरण होता है, एक मशीन हमारे पास है। क्या होता है बच्चों? ये उपकरण इलेक्ट्रोस्कोप है। विद्युतदर्शी आवेश का दर्शन करने के लिए काम में आता है। तो उपकरण है, इसका क्या काम होता है? आवेश की उपस्थिति का अनुमान लग जाता है इससे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बहुत सेंसिटिव उपकरण है, बहुत संवेदनशील उपकरण है। ये भी अच्छी लाइन है इसके लिए, संवेदनशील, वेरी सेंसिटिव। एक संवेदनशील उपकरण है जो हमें क्या बताता है? आवेश की जानकारी देता है, आवेश की उपस्थिति का इससे क्या लग जाता है? अनुमान लग जाता है। यानी इससे अपन आवेश को डिटेक्ट कर सकते हैं।
आवेश को इसे क्या किया जा सकता है, संसूचित किया जा सकता है बच्चों। संसूचित का मतलब क्या होता है, डिटेक्शन। डिटेक्शन, संसूचित करना है कि नहीं है, आवेश को संसूचित करना। ठीक है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। तो बेटा होता कैसा है, इसकी बनावट कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन। तो बहुत सिंपल सी इसकी बनावट है बच्चों। एक कांच का जार होता है, इस तरह कांच का जार अपन ले लें। ठीक है, कांच का जार है, कैसा भी हो सकता है। और या अपन इसका नीचे बेस बना दें। ये कांच का जार होता है, कांच का जार, जी बोल दिया इसको, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक कांच का जार है बच्चों। अब यहां पर क्या होता है, कॉर्क लगा रहता है, ये रबड़ का कॉर्क होता है, रबर का कॉर्क। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर एक धातु की छड़ लगी रहती है इसके अंदर से, समझ रहे हो, इसके अंदर बना रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, इस तरह। एक कॉर्क के अंदर से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एक धातु की छड़ लगी रहती है, इस तरह। अब इस छड़ के नीचे वाले सिरे पर दो स्वर्ण पत्र लगे रहते हैं, स्वर्ण पत्र। सपोज करो L1 और L2। तो यहां पर ये जो हमारे पास मैंने लिया है, ये जो L1 L2 लिया है, ये स्वर्ण पत्र हैं, सोने की पत्तियां हैं, सोने की पत्तियां। ठीक है बच्चों। तो यहां हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास स्वर्ण पत्र इसलिए बोला क्योंकि इस उपकरण में, इस विद्युतदर्शी में सोने की पत्तियां काम लेते हैं डिटेक्शन के लिए। सोने की पत्ती इसलिए काम लेते हैं क्योंकि अपन सोने को कितना भी पतला बना सकते हैं, सोने के कितने भी पतले तार बनाए जा सकते हैं, बहुत हल्के रुमा इसमें हम नाम बना सकते हैं। इसमें L1 L2 का मतलब क्या लिया है, स्वर्ण पत्र। ठीक है। तो स्वर्ण पत्र लेने का मतलब क्यों हुआ, क्यों लिया हमने, वैसे दूसरी पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन स्वर्ण एक ऐसा हमारे पास धातु है, एक ऐसा चालक है जिसमें अपन कितने भी पतले तार बना सकते हैं, पतले से पतली पत्तियां बना सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको सोने की पत्तियां यहां काम लिया है। और ये धातु की छड़ हो गई, धातु की छड़ रोड। ठीक है बच्चों, कांच का जार। और बच्चों यहां पर क्या होता है, एक धातु की घुंडी लगी रहती है, घुंडी। इस तरह ये धात्विक घुंडी होती है, धात्विक घुंडी, नॉब होता है, नॉब, धात्विक घुंडी। ठीक है बच्चों। दूसरे सिरे पर तो जो धातु की छड़ R है, उसके ऊपरी सिरे पर तो क्या लगी रहती है, धातु की घुंडी, धात्विक घुंडी लगी रहती है, और नीचे वाले सिरे पर दो सोने की पत्तियां लगी रहती हैं, इस तरह। अब हुआ क्या, जैसे ही आप किसी चार्ज वस्तु को इसके पास लेके आए, किसी आवेशित वस्तु को हम इसके पास लेके आए, तो ये धातु है, तो धातु क्या करेगा, स्पर्श द्वारा आवेशन हो रहा है, संपर्क द्वारा आवेशन हो रहा है, तो ये चार्ज इस रोड पर जो कि चालक है इस तरह जाता है, इसके ऊपर पत्तियां भी चालक है। तो जैसे आप संपर्क कराते हो किसी भी आवेशित वस्तु को, इसे टच कराते हो, तो ये आवेश धातु की रोड में, धातु की छड़ में नीचे जाता है। ठीक है। और आवेश फैलता है बिल्कुल, और सोने की पत्तियों पर भी ये आ जाता है। अब होगा क्या, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है,
इनमें प्रतिकर्षण होता है और ये पत्तियां थोड़ी क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो पत्तियों का फैलाव ही, ये पत्तियों का जो स्प्रेडनेस हो रहा है, पत्तियों का जो फैलाव है, ये पत्तियों का फैलाव ही हमें बताता है कि ये वस्तु कैसी है, आवेशित है। अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो इन पत्तियों में कोई फैलाव नहीं होगा। तो जैसे ही हम किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं तो बच्चों पत्तियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो पत्तियों का फैलना, ये पत्तियों का फैलना ही हमें किसकी उपस्थिति की जानकारी देता है, आवेश की उपस्थिति की क्या देता है बच्चों, जानकारी देता है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। दोबारा समझ लो, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है, ठीक है, एक सेंसिटिव उपकरण है जिससे अपन क्या करते हैं, आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं कि कोई वस्तु चार्ज है कि नहीं है। अब जिस भी वस्तु को हमें चेक करना है, सपोज दैट हमें इसको चेक करना है, तो इसको मैं किसके पास ले गया, इस धातु घुंडी के पास ले गया, स्पर्श कराया इसको मैंने। तो जैसे ही मैंने स्पर्श कराया, अगर इसमें चार्ज होगा, अगर ये आवेशित होगी तो ये चार्ज इसमें रोड के नीचे जाएगा और ये सोने की पत्तियों पर भी आ जाएगा और ये पत्तियां फैल जाती हैं। तो पत्तियों का फैलाव, ये पत्तियों का फैलाव भी हमें बताता है कि इस वस्तु का, ये जो वस्तु लेके आ रहे हो ये कैसी है, आवेशित है। ठीक है बच्चों। और अगर मान लो दूसरा इस केस इसमें लेके चलें कि अगर ये पहले से ही आवेशित है, अगर हमारा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही आवेशित है और मैं अब दूसरी वस्तु को लेके आ रहा हूं, अब मैं टच नहीं करा रहा, अब मैं केवल इसे दूर से लेके आ रहा हूं और इसको मैंने नजदीक लेके आ रहा हूं, यानी इसको मैं टच नहीं करा रहा, तो अब क्या होगा, ये पहले से आवेशित है, इसको अपन लेके आ रहे हैं, तो अब कौन सा प्रभाव होता है, जब बिना स्पर्श के कौन सा प्रभाव होता है, प्रेरण प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, प्रेरण। तो पत्तियां थोड़ी क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, यानी प्लस है तो इसके ऋण के कारण यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आने के बाद प्लस और माइनस आकर्षण होगा, यानी पत्तियां थोड़ा क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अरे असल में इसका मतलब यह हुआ कि पत्तियों का फैलाव और सिकुड़न ही हमें आवेश की उपस्थिति के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। तो बच्चों ये छोटा सा हमारे पास टॉपिक है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, जिससे हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखो, हमने अभी तक आवेश पढ़ लिया है, आवेश के गुणधर्म हमने पढ़ लिए हैं, आवेशन की विधियां हमने पढ़ ली, और एक टॉपिक छोटा सा हमने पढ़ा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब नेक्स्ट हम लेके चलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से भी टॉपिक हमारे पास कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो बच्चों कूलाम ने दो आवेशों के मध्य बल की बात करी, तो कौन सा बल, वैद्युत बल। कूलाम ने दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल की बात करी, लेकिन उसने जो आवेश लिए वो लिए बिंदु आवेश। कूलाम ने आवेशों के मध्य वैद्युत बल का मान बताया, लेकिन आवेश उसने कौन से लिए, बिंदु आवेश लिए। कहने का मतलब इस तरह सारा का सारा जो आवेश है वो बिंदु के रूप में है, बिंदुवत आवेश है। अब बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लें। अगर मान लो कोई आवेश हमारे पास है, दो आवेश हमारे पास हैं, दो आवेश आपके पास हैं, उनको आप कब कहोगे बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज।
तो बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, बिंदु आवेश मतलब एक पॉइंट के रूप में आवेश है। तो अगर दो आवेशों के मध्य दूरी, जैसे मान लो Q1 एंड दूसरा आवेश मैंने क्या ले लिया Q2, दो आवेशों के मध्य दूरी r जो है उसका मान बहुत ज्यादा है, किससे? आवेश की विमा से, यानी आवेश के आकार से। आवेश का जो आकार है, अब आवेश किसी पदार्थ पे होगा, अगर उसका आकार, आवेश का आकार बहुत कम है दो आवेशों के मध्य दूरी से, तो इसे अपन क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। यानी आवेश द्वारा चली गई दूरी भी बोल सकते हो, आवेश के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है, आवेश का आकार बहुत कम है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बिंदु आवेश, यानी आवेश की विमा कम है। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर किसी निकाय का संपूर्ण आवेश एक बिंदु के रूप में केंद्रित हो तो उसे क्या बोल सकते हैं? बिंदु आवेश। जैसे 11वीं क्लास में आप पढ़ते थे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, तो ऐसे यहां पर क्या हो गया? बिंदु आवेश, यानी सारा सिस्टम का चार्ज एक बिंदु पर सेंट्रॉइड है, केंद्रित है। ठीक है, तो कलाम ने बड़ी अच्छी बात बताई, बल के बारे में बताया। कलाम ने क्या बताया कि सपोज करो एक बिंदु आवेश कितना है? Q1, और दूसरा बिंदु आवेश कौन सा है? Q2। ठीक है बच्चों, एक Q1 आवेश है, दूसरा कौन सा आवेश है? Q2, और दोनों के मध्य डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। तो दो बिंदु आवेश, एक Q1 दूसरा Q2, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो हमें पता है बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। अब आपको भी पता है कि भाई आवेश या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, या पहला नेगेटिव हो सकता है दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जब समान प्रकृति के होंगे तो बल कैसा होगा बच्चों? प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहां अपन आवेशों के कारण बल की बात कर रहे हैं, तो बल कौन से बल की बात कर रहा हूं मैं? वैद्युत बल। कौन से बल की बात कर रहे हैं? वैद्युत बल। तो अगर मानो समान प्रकृति है, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल, यानी ये आवेश दूर जाएंगे। अगर विजातीय आवेश है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बल कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। कैसा होगा बच्चों? आकर्षण बल। तो कहने का मतलब हम जो बल की बात करेंगे उसकी दो प्रकृति हो सकती हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसने मान कितना बताया? कूलाम क्या कहता है कि दो स्थिर वह कौन से आवेश? बिंदुवत आवेश। दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। अब ये बल आकर्षण भी हो सकता है और बच्चों क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, जैसे कूलाम बल भी बोल सकते हैं। स्थिर वैद्युत बल को हम और क्या बोल सकते हैं? कूलाम बल। इसी प्रकृति क्या हो सकती है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो कूलाम कहता है कि जो बल का मान होगा कैपिटल F, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के, Q1 का परिमाण Q1, दोनों पॉजिटिव लिए मैंने, और Q2 का परिमाण Q2। तो जो वैद्युत बल का मान होगा, जो कूलाम बल का मान होगा, जो स्थिर वैद्युत बल का मान होगा, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के, दोनों आवेशों के परिमाण संख्यात्मक मान के गुणनफल के समानुपाती, और उनके मध्य, उनके किन के? आवेशों के मध्य, उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताया कूलाम ने। ठीक है बच्चों, F समानुपाती Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और F समानुपाती 1/r², इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य
अब 11वीं क्लास में हमने बात पढ़ी थी, जो बल होते हैं वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल को हम गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया बोल सकते हैं, वैद्युत बल को वैद्युत अन्योन्य क्रिया बोल सकते हैं, नाभिकीय बल को नाभिकीय अन्योन्य क्रिया बोल सकते हैं, दुर्बल बल को दुर्बल अन्योन्य क्रिया बोल सकते हैं। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण होना, यह अन्योन्य क्रिया है, इंटरेक्शन है। तो अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का मान या कूलाम बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपको पता ही है कि राम का भाई मोहन, राम का भाई श्याम, तो मोहन श्याम भाई भाई। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मिलाएं तो क्या आएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को मिला दिया, ये भी F का मान है, ये भी F का मान है, दोनों को मिला के लिख दिया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कौन आता है, एक नियतांक, एक कांस्टेंट आता है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो बच्चों, यहां जो K है, यहां लिख दूं मैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में जो K है, K को बोलते हैं बच्चों स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या बोलते हैं K को, स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बच्चों K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू होती है। ठीक है, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट को, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, कितना विद्युत क्षेत्र को लेके जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। और बच्चों इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, यह आपको याद रखना पड़ेगा, 1/36 पाई गुणा 10⁻9 होता है। इसे जब हल करोगे आप तो आपको मिल जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी का मतलब क्या है, कूलाम, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या बच्चों इसका एक मात्रक और होता है फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब इसका मान इसमें रखें K के मान में, तो क्या मिलेगा हमें, K इज इक्वल टू, मैं ये वाला मान रख रहा हूं क्योंकि मुझे 4 पाई दिख रहा है, तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, व्हाट विल यू हैव, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, 1/36 पाई गुणा 10⁻9। तो बच्चों आप देख रहे हो पाई से पाई कट गया, 4 नाम 36 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो K का मान क्या मिल गया, 9 गुणा 10⁻9। और यहां से K का मात्रक क्या होगा भाई, ये न्यूटन है, फोर्स है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, दूरी का स्क्वायर, और ये कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों K की वैल्यू क्या होगी यहां से, आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 3 से K का मान कितना होगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 क्रॉस मल्टीप्लाई, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो K का मात्रा क्या हो गया, बल का मात्रा न्यूटन, दूरी का मीटर, तो स्क्वायर हो गया, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो K का मान हो गया 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
इस के मान को अपन यहां भी रख सकते हैं कि F इज इक्वल टू के का मान क्या है 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यूनिट मैंने लिख दी है यहां पर आपके पास। तो के का मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जब इस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर को आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे, जैसे बच्चों सीजीएस में न्यूटन का मतलब डाइन में लाओ, मीटर का मतलब सेंटीमीटर में लाओ, तो कूलाम को स्टेट कूलाम में लाओ। तो बच्चों सीजीएस में के बराबर क्या होता है 1। ध्यान रखें सीजीएस में के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मात्रा क्या होगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर और कूलाम स्क्वायर जगह ESU स्क्वायर। तो के का मान क्या होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। तो बच्चों कई बार ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने समझ ही लिया, सीजीएस में फोर्स कितना होगा, सीजीएस में वैद्युत बल का मान कितना होगा, तो यू हैव टू पुट के इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा हमें F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सीजीएस में इतना फोर्स हो गया, ये तो न्यूटन में, और ये फोर्स किस में होगा डाइन में, ये फोर्स किस में हो गया डाइन में। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डाइन यानी सीजीएस में, और एन केस में बोलना है तो F इज इक्वल टू 1/4 या 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मान किस में होगा न्यूटन में। तो ये आपका कूलाम का नियम है। किसका नियम है कूलाम का नियम। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कूलाम ने दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल की बात करी जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो उसके अनुसार स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य, बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ कि यदि आवेश द्वारा चली गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक है, दो आवेशों के मध्य दूरी उसकी विमा की तुलना में बहुत अधिक है, आकार बहुत छोटा है, विमा बहुत कम है, पूरे आवेश पूरा निकाय का आवेश एक बिंदु पर केंद्रित है, तो उस आवेश को अपन क्या बोल सकते हैं बिंदु आवेश बोल सकते हैं। तो जो वैद्युत बल का मान है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के परिमाण, क्योंकि आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी उनके मध्य दूरी जो है उसके वर्ग के क्या होती है वृत्त समानुपाती होती है। तो हमने इसको मिलाया तो हमें क्या मिल गया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या नाम दे दिया निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है 1/36 पाई गुणा 10⁹। इसको जब हल करोगे तो ये मान आपको मिल जाएगा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस मान को हमने इसमें रखा तो के का मान कितना आ गया 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जब बच्चों न्यूटन को डाइन में, एक न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, बिल्कुल सही बात 3 गुणा 10⁹। इसको हल करोगे तो ये सारे मान कट जाते हैं आपस में, और के का मान क्या मिल जाता है 1। तो ध्यान रखिए सीजीएस में के बराबर 1 होता है। तो बच्चों आप देख सकते थे यहां से अगर आपसे पूछे कि सीजीएस में चूंकि के इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपसे बोले सीजीएस में के बराबर क्या हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, और ऑप्शन में इस तरह का मान नहीं है आपके पास, पाई के रूप में मान दे दिया। तो ध्यान रखिए सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 1/4 पाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कूलाम का नियम। अब देखो, अब ये तो हो गया परिमाण,
ये तो कूलाम के नियम का परिमाण जो बल उसने बताया उसका संख्यात्मक मान हो गया कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई ये आकर्षण बल है कि प्रतिकर्षण बल है? वो डिपेंड करता है किस पर? इनके चिन्हों पर। तो बच्चों ध्यान रखें, अभी आपने समझ लिया है, इसको मैं यहां से देखो हटा रहा हूं। देखो तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो क्या हो गया? परिमाण। अब आप देखोगे, मान लो Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा यानी दोनों पॉजिटिव हुए, तो बल कैसा होगा बताओ? दोनों समान आवेशित हो गए, समान प्रकृति, सहजातीय, सेम कास्ट, समान प्रकृति हो गई, तो बल कैसा होगा? बिल्कुल, बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है? यदि आप देख लेना Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों का गुणा करने पर मान धनात्मक आ रहा है। 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो बल की प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिकर्षण। आप कहोगे सर मैं तो Q1 को नेगेटिव लूंगा और Q2 भी क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, हो गई समान प्रकृति। तो अभी आप देखोगे कि Q1 Q2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी Q1 Q2 क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0, यानी बल क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर मान लो Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब Q1 पॉजिटिव तो Q2 नेगेटिव, Q1 नेगेटिव या Q2 पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यदि Q1 Q2 का गुणनफल लेस देन 0 है तो देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। Q1 Q2 लेस देन 0 है तो बल की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण होगी बच्चों। कैसी होगी? अट्रैक्टिव। बल कैसा होगा बच्चों? आकर्षण होगा। समझ गए ना? Q1 Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से, इस तरह दूर जाएंगे, ऐसे दूर जा रहे हैं। ठीक है? और अगर मान लो Q1 Q2 लेस देन 0 हुआ तो अब ये ऐसे ना जाकर ये एक दूसरे की ओर आएंगे, यानी एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये बल की प्रकृति का हम चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि अगर फोर्स हमारा पॉजिटिव है, फोर्स कैसा है? पॉजिटिव, तो ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। फोर्स का चिन्ह कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो बल का अगर ऋणात्मक चिन्ह आता है तो ध्यान रखें कि उस बल की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण प्रकृति होगी। समझ गए? ठीक है? ये हो गया आपका कूलाम का नियम, भी पढ़ लिया आपने। अब देखिए बच्चों ध्यान रखें, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात है कूलाम के नियम। पहली बात तो ये है कि ये हमेशा स्थिर आवेशों के मध्य लगेगा। कूलाम का नियम केवल किसके मध्य लगेगा? स्थिर आवेशों के मध्य लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बच्चों अगर आवेश गतिशील हो गया, अगर आवेश क्या हो गया? गतिशील, तो याद करो पहला वीडियो कि गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में तो वैद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र में भी तो बल लगेगा जो वैद्युत बल से अलग होगा, यानी उसको हमने क्या बोल दिया? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अगर आवेश गतिशील हो गया, गतिशील आवेश के कारण हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ और कौन सा क्षेत्र बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो भाई चुंबकीय बल भी तो लगेगा। तो कूलाम ने चुंबकीय बल की बात नहीं करी, इसको पढ़ेंगे अपन आगे चैप्टर में कि चुंबकीय बल क्या होता है। कूलाम ने केवल किसके बारे में बात करी? वैद्युत बल के बारे में। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों कि भाई कूलाम का नियम केवल किसके मध्य लगता है? स्थिर आवेशों के मध्य लगता है और बिंदुवत आवेश होने चाहिए। दूसरी बात,
देखो बच्चों, आपको पता है कि नाभिक किस कोटि का होता है? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, यानी फर्मी कोटि का होता है। ठीक है बच्चों, तो कूलाम का नियम इससे कम दूरी पे नहीं लगेगा। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर जो कूलाम फोर्स है, कूलाम बल है, वो वैलिड नहीं होता, वो वैध नहीं होता, क्योंकि इतनी कम दूरी पर नाभिकीय बल लग जाते हैं। 10⁻⁻15 मीटर से ही अधिक दूरी पर, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि पर कूलाम बल नहीं लगता, इससे अधिक दूरी पर ही कूलाम बल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस डिस्टेंस पर कौन सा बल प्रभावी हो जाता है? नाभिकीय बल, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाभिकीय बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा इस नेचर में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कितना है? कौन सा है? नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो वहां न्यूक्लियर फोर्स की बात होती है, कूलाम ने न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं करी, नाभिकीय बल के बारे में उसने नहीं बताया। तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए कूलाम बल अप्लाई नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया बच्चों कूलाम का नियम। तो कुछ क्वेश्चन करें इसके ऊपर, बहुत छोटे छोटे। चलो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने आपसे कहा यदि दो आवेशों के मध्य, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आ जाता है कभी कभी। यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को, दूरी डिस्टेंस, यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, तो वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन छोटा सा। यदि दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस को आधा कर दें, तो वैद्युत बल क्या होगा? मतलब वही रहेगा, दुगना, आधा, चौगुना, ये देखना अपन को। तो इसको बड़ा सॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट हमने लिया है Q1 आवेश, दूसरा Q2 आवेश, उनके मध्य दूरी हमने कितनी ले ली? स्मॉल r। तो कूलाम के नियम से कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो आवेश मैंने Q1 Q2 मान लिए, जो स्थिर है, बिंदुवत है, और उन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो इनके मध्य कितना फोर्स लगेगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो नई दूरी R डैश ले लें, आधा कर दें, दूरी को हमने आधा कर दिया, तो फोर्स बदलेगा, क्योंकि R चेंज होगा तो F भी चेंज होगा। तो अगर मान लो नया फोर्स मेरे पास F डैश है, K तो कांस्टेंट है, नियतांक है, K नहीं बदलेगा, Q1 नहीं बदला, Q2 नहीं बदला, अब दूरी कितनी हो गई? R डैश। तो क्या हो गया? R डैश का स्क्वायर। तो चलो बच्चों, अब दूरी R डैश है, तो इसको रख के देखते हैं। तो F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर, यानी R/2 का स्क्वायर, यानी R²/4। तो बच्चों 4 पर चल जाए, R डैश की जगह मैं R/2 रखूंगा, तो R²/4, 4 ऊपर चला गया। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है? F की। तो यानी फोर्स अब पहले की तुलना में चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। कितना हो गया? 4 गुना। तो अगर दूरी आधी कर दी जाए तो फोर्स कितना हो जाता है? 4 गुना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा, समझ में आ गया होगा आपको। दो आवेश हैं, उनके मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल r। कितना बल लग रहा है? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूरी R है, दूरी को आधा कर दिया, R/2 कर दिया, तो अब कितना फोर्स लगेगा? पहले की तुलना में 4 गुना बल लगेगा। तो ये हमने क्वेश्चन लिया।
एक क्वेश्चन और ले इसी तरह। दो आवेश +1 माइक्रोकूलम व +3 माइक्रोकूलम परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर स्थित है। दो आवेश +1 माइक्रोकूलम और +3 माइक्रोकूलम परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों के कारण दोनों आवेशों पर आरोपित बलों का अनुपात दोनों आवेशों पर आरोपित बलों का अनुपात ज्ञात करो। तो क्वेश्चन आप पढ़ते ही मुझे बता सकते हो कि दो आवेश है +1 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज वी हैव +3 माइक्रोकूलम, कुछ दूरी पर स्थित है, दूरी नहीं दी, तो दोनों आवेशों पर आरोपित बलों का अनुपात बताओ। तो ये क्वेश्चन है। तो बच्चों आप यहां कहां घूम जाते हो, क्या सर दूरी तो देनी, बल कैसे निकालें? तो ध्यान रखें बच्चों, इसे मानो एक आवेश Q1 हो गया, दूसरा आवेश क्या हो गया Q2, ठीक है। इसे मान लो मैंने Q1 मान लिया, सपोज दैट इसे मैंने क्या मान लिया Q2। तो Q1 Q2 है और दूरी कितनी है R। तो भाई Q1 Q2 के मध्य कौन सा बल लगेगा? दोनों समान, दोनों पॉजिटिव है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जैसे Q1 Q2 पे बल लगाएगा, तो Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, तो बताओ Q2 पास जाएगा दूर जाएगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पास जाएगा दूर जाएगा? बिल्कुल दूर जाएगा, ये प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चों इसको मैंने बोल दिया F2 1, यानी बल किस पे लग रहा है? 2 पर, 1 के कारण, ऑन 2 बाय 1, ठीक है बच्चों। ऑन 2 2 पर लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण। Q2 पे लग रहा है किसके कारण? Q1 के कारण, दूर जा रहा है। भाई इसमें भी तो बल लगेगा, ये भी तो दूर जा रहा है। ऐसा ना कि भाई ये Q1 आवेश है केवल वही दूर जा रहा है, बल इसमें भी लग रहा है। तो दोनों आवेशों पर बल लग रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं। ऐसे दूर, ऐसे दूर नहीं जा रहे, ऐसे दूर थोड़ा जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं। तो Q1 पे फोर्स लगेगा, तो भाई Q1 पे फोर्स Q2 के कारण, तो वो भी इधर लगेगा, दूर जा रहा है। तो ऑन 1/2 F12। तो बिल्कुल देखो आपको पता है कि F12 बराबर क्या हो जाएगा? F21। परिमाण की बात कर रहा हूं कि Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों बलों का अनुपात कितना होता है? 1:1। अच्छा क्वेश्चन है। आप दूरी पे घूम जाते हैं वहां पर। तो आपको कह रहा है कि दोनों आवेशों पर आरोपित बलों का अनुपात ज्ञात करो। तो जितना बल Q1 Q2 पे लगाता है उतना Q2 Q1 पे लगाता है, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जितना Q1 क्रिया Q2 पे कर रहा है उतना Q2 प्रतिक्रिया Q1 पे कर रहा है। तो बिल्कुल यहां से एक बात और समझ में आती है कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के जो तीसरा नियम है बच्चों, यानी कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है? पालना करता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने इसमें करे। तो कूलाम के नियम से संबंधित हमने कुछ बातें सीख ली थी कि भाई कूलाम का नियम किसके मध्य लगता है? स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि इस दूरी पर कौन सा बल लग जाता है? नाभिकीय बल लग जाता है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीखा कि कूलाम का जो बल है वो न्यूटन के
क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है बच्चों? पालना करता है। कूलॉम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है? पालना। ठीक है, अब एक बात और देखें, वैद्युत बल पर कूलॉम के नियम में चल रहा है, माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम का प्रभाव, वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव, ये इसको अपन जो आपकी बुक के हिसाब से टॉपिक है, ये टॉपिक है परावैद्युतांक। कौन सा टॉपिक है बच्चों? परावैद्युतांक। क्वेश्चन ये है कि वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी हम अगर आवेशों को निर्वात के स्थान पर माध्यम में रख दें, आवेशों को निर्वात के स्थान पर किस में रख दें बच्चों? माध्यम में रख दें, तो क्या बल वही रहेगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो वैद्युत बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करें, और ये टॉपिक हमारा कौन सा है? परावैद्युतांक है। कौन सा बच्चों? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को और क्या बोल सकते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, इसे अपन के से भी शो कर सकते हैं और एप्सिलॉन आर से भी शो कर सकते हैं। परावैद्युतांक या क्या बोल सकते हैं इसको? आपेक्षिक विद्युतशीलता, के या एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम आवेशों को ना तो उनका मान बदले ना दूरी बदले, केवल माध्यम बदल दें, पहले निर्वात में थे हम माध्यम में हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, सपोज करो मैं निर्वात की बात कर रहा हूं, निर्वात में, तो निर्वात में मान लो फोर्स में क्या मान लिया? F। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, निर्वात हमें यहां दिखता नहीं है, तो दिखाने के लिए मैं K का मान रख रहा हूं। तो बच्चों मेरे पास K का मान कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है मेरे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नोट जो है वही हमें बता रहा है कि आवेश कहां पे रखे हुए हैं? निर्वात में रखे हुए हैं। तो बच्चों एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। कोई भी माध्यम जितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो वो उसकी क्या होती है? विद्युतशीलता, परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब मान लो हमने क्या करा, इस जो आवेश का सेट है, ये हमारे पास आवेश का सेट था, ये Q1 आवेश था, दूसरा Q2 आवेश था, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल आर। तो निर्वात में तो फोर्स कितना हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ना तो हम आवेश का मान बदले, यानी Q1 Q1 रहे, Q2 Q2 रहे, ना दूरी बदले, केवल इस सेट को उठाकर किसी माध्यम में रख दें, किसी कांच में रख दें, किसी पानी में रख दें, किसी और माध्यम में रख दें, तो क्या चेंज होगा? माध्यम की बात करें तो बच्चों माध्यम के लिए मैंने क्या मान लिया? Fm, यानी फोर्स मीडियम। m का मतलब क्या हो गया? मीडियम। तो माध्यम में जो फोर्स होगा, तो यहां इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई। तो बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, यहां मैं लिखूंगा माध्यम की विद्युतशीलता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और आवेश मेरे पास पहले भी Q1 Q2 था, आज भी Q1 Q2 है, और डिस्टेंस कितनी हो गई? आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहां बच्चों जो एप्सिलॉन है, क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है, लिख दोगे इसको मैं? एप्सिलॉन, क्या बोलेंगे बच्चों? एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां जो एप्सिलॉन है उसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता।
क्या बोलेंगे बच्चों? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात वैक्यूम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब हम देखें भाई, फोर्स अलग अलग है। निर्वात में तो F है और माध्यम में कितना है? Fm। तो हम कंपैरिजन करें कि मान बढ़ा कि घटा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में मैंने बच्चों समीकरण नंबर 2 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो जब समीकरणों में भाग देंगे तो LHS का भाग LHS में जाएगा और RHS का भाग RHS में। तो बच्चों समीकरण 1 का LHS क्या है? F। 2 का LHS क्या है? Fm। ठीक है, तो आप F और Fm का मान रखोगे तो देखो आपको दिख रहा है यहां पर क्या आ रहा है? 1/4 पाई, यहां भी 1/4 पाई कट जाएगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मान कट जाएगा। तो आप समझ जाओगे। तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा बच्चों 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Fm के मान में क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि F/Fm इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आ गया एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों इसी को F/Fm, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं? ये जो मैंने लिखा है यहां पर एप्सिलॉन आर, या क्या बोलते हैं इसको? के। और ये के एप्सिलॉन आर क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है। तो F/Fm इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एप्सिलॉन आर, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो क्या हुआ बच्चों बताओ? मान बढ़ा कि घटा? इसको या मैं यहां लिख दूं, देखो पर लिख रहा हूं मैं। Fm बराबर क्या होता है? Fm, इसको नीचे लिया है तो F/एप्सिलॉन आर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Fm इज इक्वल टू F/K। तो मान बढ़ा कि घटा? ये माध्यम में वैद्युत बल है, ना तो हमने आवेश का परिमाण बदला ना उनके मध्य दूरी बदली, केवल माध्यम को बदल दिया। तो बच्चों ये Fm है माध्यम में बल, ये निर्वात में बल है। तो बताओ मान बढ़ा कि घटा या कोई चेंज नहीं हुआ? कम हो गया। कितना गुना कम हो गया? K गुना कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशों के मध्य जो सबसे ज्यादा बल होता है वो निर्वात में होता है। माध्यम में, किसी माध्यम में जब आप उसको रखते हो तो माध्यम के परावैद्युतांक के गुणे के बराबर उसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि Fm इज इक्वल टू F/K, यानी K गुना क्या हो गया? कम हो गया। समझ गए? K क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। अब मैंने आपको बताया था कि धातु के लिए K कितना होता है? इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, धातु के लिए K कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो अगर दो आवेशों के मध्य अपन एक धातु भर दें, पूरा माध्यम भर दें धातु से, तो फोर्स कितना हो जाता है? 0। कोई K अनंत है तो Fm कितना हो जाएगा? 0। तो यहां परावैद्युतांक की परिभाषा क्या बनी? इसे ले सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया? F/Epsilon0। ठीक है बच्चों, ये है परावैद्युतांक की परिभाषा। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात के सापेक्ष क्या बोलेंगे? निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता क्या कहलाती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, जैसे क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या हो गया ये? निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता को ही क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये टॉपिक में हमने स्टडी कर लिया
कि वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है और सबसे ज्यादा आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल होता है वो निर्वात में होता है। ठीक है बच्चों, माध्यम में आप रखोगे तो माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर, परावैद्युतांक के गुणे के बराबर बोल दें, मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान रखें एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन के। नेक्स्ट, तो बच्चों कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं हम। कूलाम का नियम हमने पढ़ा, हमने परावैद्युतांक की चर्चा करी। अब सदिश रूप में कैसे लिखें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? ठीक है बच्चों, तो सदिश रूप में मतलब हमें आवेशों की स्थिति को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल देखो, सपोज करो मैंने ये कोई निर्देश तंत्र ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? निर्देश तंत्र। अब बोर्ड पे अपन 2D ले सकते हैं। ये मान लो एक्स अक्ष हो गया बच्चों, ये कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष। सपोज करो मेरे पास एक चार्ज ये रहा, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? Q1। और ये जो चार्ज है Q1 ये मूल बिंदु के सापेक्ष R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। स्थिति सदिश कितना है इसका? R1 वेक्टर है। Q1 जो आवेश मेरे पास यहां पर है इसका मान Q1 है, और इसका स्थिति सदिश, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? R1 वेक्टर। और सपोज करो बच्चों ये मेरे पास Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों, इस Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? R2 वेक्टर। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। स्थिति सदिश का मतलब होता है उस कण की मूल बिंदु से दूरी। अब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हो तो पोजीशन बताना पड़ता है। पोजीशन किसके सापेक्ष बताते हैं? ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो R1 वेक्टर ये हो गया Q1 का स्थिति सदिश, और ये हो गया बच्चों R2 वेक्टर Q2 का स्थिति सदिश। तो अब देखें, अब हमें पता है भाई दो आवेश है Q1 और Q2, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। दोनों धनात्मक हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, ये मैंने सपोज से लाइन बनाई बल की दिशा को दिखाने के लिए। देखो हमेशा जो बल होता है, कूलाम बल जो है वो हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। भाई मान लो ये Q1 चार्ज है और ये चार्ज कौन सा है? Q2। तो ऐसा नहीं ऐसे फोर्स लगेगा या ऐसे फोर्स लगेगा या ऐसे फोर्स लगेगा। हमेशा जो बल होता है, कूलाम बल जो होता है, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी अगर ये आवेश दूर जाएगा तो ऐसे ही दूर जाएगा, ये आवेश पास आएगा तो इसी लाइन पे पास आएगा। कूलाम बल जो है वो हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, तो देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो बताओ बच्चों फोर्स किस पर लग रहा है? Q2 पर। Q2 दूर जा रहा है, ये दूर गया। किससे दूर गया? Q1 से। Q2 पर फोर्स लग रहा है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? F21। इसका मतलब ऑन 2/1। ठीक है बच्चों, फोर्स लग रहा है Q2 पर, बल लग रहा है Q2 पर, किसके कारण? Q1 के कारण। तो पास जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो F21। और ऐसे ही यहां पर Q1 पर भी Q2 फोर्स लगाएगा। Q1 पास जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा, और इस पर कितना फोर्स लगेगा? इसको मैंने क्या मान लिया? F12। क्या मान लिया इसको हमने? F12। बल किस पे लग रहा है? Q1 पे। किसके कारण? Q2 के कारण। तो Q1 Q2 से दूर जा रहा है, Q2 Q1 से दूर जा रहा है। तो बच्चों देखो इसको मैं नाम दे दूं OAB। तो अब ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस, क्योंकि अब सदिश रूप की बात कर रहे हैं।
तो अगर मैं बताऊं इसको, अगर ओ ए, इसको मैं इस तरह बना दूं कि डायरेक्शन ये वाली F21 की डायरेक्शन हो गई ए से बी। क्लियर है कि जो F21 वाला फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, ए टू बी है, ए टू बी। और F12 वाला जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, बी टू ए है। क्लियर, बी टू ए। ठीक है, तो देख रहे हैं बच्चों ये त्रिभुज बन गया एक ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी में अगर आप सदिश योग का त्रिभुज का नियम लगाओ, सदिश योग के नियम होते हैं ना, त्रिभुज के नियम से त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग के त्रिभुज के नियम से चले तो क्या होता है, क्या होता है त्रिभुज का नियम कि यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा इन त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। बिल्कुल आपको पता है। तो ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएं तो देखो ओ ए बी क्रम में हो गए, परिणामी क्या हो गया, ओ बी। यानी मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये हो गया विपरीत क्रम वाला, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, OB is equal to OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो OB वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर। OA वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर।